नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं हरिद्वार में। 27 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा होगा। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हरिद्वार से दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 27 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष का हरिद्वार दौरा होगा। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। 27 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष का हरिद्वार दौरा, एक दिवसीय दौरा होने वाला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। 27 अगस्त को वो एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। तो शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 27 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष का यह हरिद्वार दौरा, पीएम के मन की बात कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। तो 27 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष का हरिद्वार दौरा होने वाला है। एक दिवसीय ये दौरा रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 2 कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे। तो बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको दे रहे हैं। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। शांति कुंज में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। 27 अगस्त को ये दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर जानकारी दी। महेंद्र भट्ट ने बताया कि अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। हरिद्वार में पीएम मोदी के मन की बात को भी सुनेंगे और इसी के साथ जेपी नड्डा सीएम धामी के साथ प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे, जिसमें चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हम सबका सौभाग्य है कि नई सरकार बनने के बाद और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन है। तो कार्यक्रम में उत्साह है और वो 9:30 बजे जोली ग्रांड में आएंगे। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए वहां पर रहेंगे। उसके बाद ऋषिकुल के अंदर स्मृति वाटिका में वृक्षारोपण करने के बाद कल ही मन की बात भी है, तो मन की बात के कार्यक्रम में उनका वो रहेंगे। बाद में उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम शांति कुंज में है। शांति कुंज गायत्री परिवार का जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होंगे। और उसके तत्काल बाद हमारी प्रदेश की कोर कमेटी जो है 19 लोग, उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश सरकार के 2 मंत्रीगण हैं, पार्टी संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उन साथ उनकी बैठक होगी और शाम को हर की पेड़ी पर गंगा आरती में आप सम्मिलित होंगे और उसके बाद रात को 9 बजे उनका प्रस्थान दिल्ली के लिए होगा। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही, रुक कर लेते हैं देहरादून की तरफ, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और विधायक सुरेश आर्या बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको सदस्यता दिलाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक सुरेश आर्या बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। उपचुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और विधायक सुरेश आर्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको सदस्यता दिलाई है। 1984 से 1979 तक पहली बार सुरेश आर्या विधायक रहे। 1996 में दूसरी बार यशपाल आर्य को हराया। माफ कीजिएगा, 1984 से 1989 तक पहली बार सुरेश आर्या विधायक रहे और 1996 में दूसरी बार यशपाल आर्य को हराया। तो बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बागेश्वर उपचुनाव में अब कांग्रेस को झटका लगा। आपको बता दें कि बागेश्वर चुनाव से पहले कांग्रेस को पूर्व मंत्री और विधायक सुरेश आर्या बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके चलते बागेश्वर उपचुनाव से पहले सियासत पहले से ही गर्म थी और अब फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में व्यासी जल विद्युत परियोजना की 220 केवी लाइन निर्माण के दौरान पचवादून के बिनहर क्षेत्र जाखंड के प्रभावित किसानों के क्षतिपूर्ण भूमि मुआवजे की धनराशि संबंधित किसानों को वितरित की। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 17 किसानों को भूमि और वृक्षों के मुआवजे के रूप में कुल 11,88,070 रुपए के चेक प्रदान किए। बता दें कि मुआवजा प्राप्त करने वाले सभी किसानों ने उन्हें समय पर मुआवजा मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। और वहीं किसानों ने कहा कि 16 अगस्त को अतिवृष्टि और भूस्खलन की वजह से जानमाल के नुकसान से बचने के लिए प्रशासन ने शीघ्र व्यवस्था की और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया और इसके लिए भी उन्होंने उनका धन्यवाद किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। अल्मोड़ा पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि चंदन रामदास सरल स्वभाव के रहे। बीमार होने के बाद भी उन्होंने समर्पित भाव से जनता के लिए काम किया। भट्ट ने कहा कि चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास के विनम्र स्वभाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। बागेश्वर की जनता ने बीजेपी को मतदान करने का मन बना लिया है। बीजेपी की जीत पक्की है। तो इसलिए उनकी जो पत्नी आज पार्टी ने विशेष अनुरोध किया है कि आप उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जरूर इसको स्वीकार करिए। वो पहले स्वीकार नहीं कर रही थी, पूरी पार्टी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया है और उनको लोग देवी स्वरूपा मानते हैं। बहुत विनम्र और बहुत ही अच्छी हमारी बहन है, इसलिए लोगों ने मन पहले बना लिया है कि हम वोट सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को देंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है। शहर में जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण हुआ है वहां से अवैध अतिक्रमण स्थानीय प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगम द्वारा पक्के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस बल के साथ राष्ट्रीय मार्ग पर से निगम अतिक्रमण हटा रहा है। इस बीच नगर निगम के व्यापारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन कोटद्वार शहर के अधिकांश क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण किया हुआ है और नगर निगम क्षेत्र से सभी जगह अवैध अतिक्रमण को हटाएगा, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे द्वारा लगातार कई बार इन लोगों के साथ बैठक भी की गई है। इसमें जो नगर के जो गणमान्य व्यक्ति उनके साथ बैठक हुई है, व्यापारियों के साथ बैठक हुई है। हमने उनको पहले यही प्रस्ताव दिया था कि यदि अच्छा होगा यदि आप लोग अपने स्तर पर ही जो अतिक्रमण इसमें हटा लेंगे, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में काफी जगह पर जो है रोड पर NH पर और अंदर हमारी जो बाकी इंटरनल रोड उन पर भी अतिक्रमण किए, नालियों पर अतिक्रमण किए हुए हैं। काफी लोगों ने इस बात पर प्रभाव भी पड़ा है और उन्होंने हटाए भी हैं, परंतु आज इसी क्रम में आज कार्रवाई हो रही है जहां पर लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि वन्य जीव प्राणियों एवं जंगलों की सुरक्षा हेतु डिवीजन की सभी रेंजों में स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि स्पेशल फोर्स द्वारा अवैध लकड़ी एवं वन्य जीवों की तस्करी में सम्मिलित तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। यहां अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल कुमार जोशी ने पत्रकारों को बताया कि लगातार हो रही बरसात को देखते हुए जंगल की सभी चौकियां चेकपोस्ट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही बरसात में जंगल की सुरक्षा में लगे वनकर्मियों को किसी तरह की परेशानी न हो, उसको लेकर भी विभाग द्वारा सभी सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देश पर वन कर्मियों की रात्रि में गश्त बढ़ाई गई है।
और वन्यजीवों की सुरक्षा को देखते हुए मानसून में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इसके तहत प्रत्येक रेंज में नियमित रूप से गश्ती की जा रही है और मानसून को देखते हुए स्पेशल गश्ती की जा रही है। जहां जहां भी जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, चाहे वन्यजीव की दृष्टि से हों, चाहे वो वन लकड़ी के दृष्टिगत हों, उन सब पर विशेष नजर रखी जा रही है और समय समय पर रात्रि गश्ती भी की जा रही है। समस्त बैरियरों को चौकस कर दिया गया है और मतलब विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके से वन उपज की चोरी ना हो सके। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 300 के आसपास स्नैक रेस्क्यू किए हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल भी हैं, रेस्क्यू किए गए हैं और जो जंगली जानवर कई भूले भटके अगर आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं उनको भी रेस्क्यू करके हमें सुरक्षित जो आरक्षित वन क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नरेंद्रनगर पुलिस और एसडीओ की टीम ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। माफ कीजिएगा, एसओजी की टीम ने 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 880 ग्राम चरस बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत तक करीब 90,000 रुपए बताई गई है। मामले का खुलासा जनपद के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने किया। पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपी की पहचान सुनील कुमार और मुकेश कुमार निवासी उत्तरकाशी के रूप में हुई है। मुकेश कुमार पहले भी नशा तस्करी के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस कर रही है। बताया गया कि नरेंद्र नगर थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज देवरानी और एसओजी प्रभारी ओमकांत भूषण ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाने में सफलता हासिल की है। एसओजी और थाना नरेंद्रनगर की संयुक्त टीम ने ये रूटीन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो यूके 10TA0733 जब इसकी चेकिंग करी तो इसमें 2 व्यक्ति जो थे सुनील और मुकेश, इनके कब्जे से दोनों के कब्जे से मिलाकर 880 ग्राम जो है वो चरस बरामद की गई और इसमें 8/20/60 एनडीपीएस का केस रजिस्टर हुआ है नरेंद्रनगर थाने में। और इसमें जो अभियुक्त मुकेश है, इसके खिलाफ ऑलरेडी पहले भी एक चरस का एनडीपीएस का मुकदमा है। नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि नशा तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो 90,000 रुपए बाजारी कीमत बताई जा रही है और इसको लेकर आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया गया जिसमें लगातार इस तरीके से जो नशा की तस्करी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसे में ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 90,000 रुपए बाजारी कीमत थी उसकी और नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में लगातार नशा तस्करी हो रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है काफी सजग नजर आ रहा है और कई जगहों पर ऐसे धरपकड़ की जा रही है। नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया गया जिसमें ये 2 युवक जो आप देख रहे हैं, इन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 90,000 कीमत उसकी बताई जा रही है। तो 90,000 रुपए की बाजारी कीमत पे नशा तस्करी कर रहे थे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गामल पार्क पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गामल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले गोरखा समुदाय के लोगों को सम्मानित भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर दुर्गामल ने देश की रक्षा के लिए अपने सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जो दृढ़ साहस दिखाया था उसे हमेशा याद किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय प्रथम की भावना से प्रेरित होकर अपना सर्वस्व देश को अर्पण कर दिया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं।
पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार सालों से निवास कर रहे लोगों और व्यापारियों के व्यापार को खत्म कर रही है। गणेश गोदियाल का कहना है कि एक तरफ सरकार पहाड़ों से पलायन रोकना चाहती है तो दूसरी ओर सरकार लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं गणेश गोदियाल ने सरकार से अपील की है कि वह कानून लाकर लोगों को बचाए। वहीं गणेश गोदियाल ने सरकार से प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं गणेश गोदियाल ने प्रभावित लोगों से लामबंद होने की भी अपील की। इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे बसे हुए लोगों को, चाहे वो रिहायशी मकान हो या कारोबारी के रूप में दुकानें हों, सभी को हटाया जा रहा है। लोगों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर यह हो रहा है। हम किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को हटाने के विरोध में नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों और आवागमन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं समझता हूं कि जिन प्रश्नों को सरकार से पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने हल्द्वानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव पर कहा कि प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, जिससे जनता परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के साथ के जनता खड़ी नजर आ रही है और वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के विधायक लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आगामी 2024 के चुनाव में भी प्रदेश में एक नया माहौल देखने को मिलेगा। हमारा उपचुनाव होने जा रहा है। आज जिस तरीके की हालत उत्तराखंड में विशेष रूप से, वैसे तो देश में बहुत बुरी हालत है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो लगातार बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और लोकतंत्र की सरासर हत्या हमारे सामने साफ नजर आती है। इसी बीच में बागेश्वर का उपचुनाव आया है। हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित ही हम एक अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं और मेरे से पहले भी मैंने कहा कि आज उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उत्तराखंड में अगले महीने 5 तारीख से चलने वाले 3 दिवसीय विधानसभा सत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने सवालिया निशान खड़ा करते हुए सरकार को घेरने की बात कही है। उनका कहना है कि केवल 3 दिन के सत्र में 70 विधानसभाओं के विधायक होते हैं। उनकी अपनी क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, जिससे 3 दिन के सत्र में कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्र लगभग 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में तो 14 या 15 दिन तक ही सिमट कर रह गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सत्र की अवधि कम हो गई है, उससे लगता है कि सरकार विपक्ष को जवाब देने में टालमटोल कर रही है। पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि 3 दिन की जो अवधि रखी गई है मानसून सत्र के लिए, वो बहुत ही अल्प अवधि है। इसमें प्रदेश के 70 विधानसभाओं की बातें तो बिल्कुल निकल कर नहीं आएंगी। सरकार लगातार सदन के अंदर चर्चा करने से भाग रही है, उसकी अनदेखी कर रही है और तमाम विधायक जो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उनके अपने भी क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं जिनको सदन पर उठाने के लिए उन्हें चुना गया है। बीजेपी मीडिया प्रदेश प्रभारी मनवीर सिंह का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और मुख्यमंत्री की अगुवाई में जीरो टॉलरेंस को देखते हुए कार्रवाई की जाती है। जिसके बाद उन्होंने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम करती है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई भी किसी प्रकार की कोई इस तरह की शिकायतें आती हैं, उस पर सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके कई उदाहरण राज्य के अंदर देखे गए हैं। हम चाहे
नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करें, या प्रदेश को माफिया मुक्त, भू माफिया मुक्त बनाने की जो उन्होंने सोच रखी है उस पर कार्रवाई की बात करें, हर प्रकार से जो प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड के यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने अपने फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रेणु बिष्ट ने अपना पक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखा है और उन्होंने ये माना है कि उनके सहयोगी द्वारा गलती से ये पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। ऐसा कहीं नहीं है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया है। उनके द्वारा जो बताया गया कि उनके सहयोगी के द्वारा गलती से पोस्ट की गई है और उसके बाद उन्होंने उसको हटा भी दिया और उन्होंने साफ कहा है कि यमकेश्वर के विकास, जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां का विकास किया गया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही वहां के विकास की सोच है। जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर ने जानकारी दी थी कि चंडीगढ़ से एक पिकअप गाड़ी अंग्रेजी शराब भरकर लेकर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिकअप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि गाड़ी से 49 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी 94 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमतें 8.5 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। सूद मिल चौकी प्रभारी को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन जो कि पिकअप और सूद मिल चौकी की तरफ से यूपी की तरफ जा रहा था। जब उसको रोका गया तो वो रुका नहीं बल्कि भागने लगा। फिर हमारे और उनकी टीम ने उसको घेर के पकड़ा। भागने का कारण पूछा तो वो संदेहजनक जवाब नहीं दिए। जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें चंडीगढ़ लगभग 94 पेटियां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 8.5 लाख के करीब में है। और अभियुक्त से पूछताछ में ये पता चला कि इसके द्वारा धामपुर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका कि हमने पूछताछ में नाम भी ओपन किया है, इसको भी हमने अभियुक्त बनाया। खबर देहरादून से है, जहां घर से ज्वेलरी और करोड़ों की चोरी होने का मामला सामने आया है। बता दें कि 18 अगस्त को रायपुर पुलिस को इस मामले की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि वादिनी के घर से ज्वेलरी और करोड़ों की धनराशि चोरी कर ली गई है। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने टीमों का गठन कर चोर को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। जिसके बाद 21 अगस्त को पुलिस ने सहस्त्रधारा रोड से 2 करोड़ 60 लाख के साथ सन्नी नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने धीरज नामक अपने एक साथी के बारे में और जानकारी दी, जो इस चोरी में शामिल था। चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कंप्लेनेंट जो वादिनी है मीनू गोयल, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है। और इसी संबंध में पहले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके पास से 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए थे। और एक अभियुक्त जो धीरज है वो वांछित चल रहा था, उसी की अरेस्टिंग के लिए जो हमारी टीम उस पर एफर्ट कर रही थी, तो उसके उसी क्रम में जो धीरज है उसके पिताजी भूदेव, उसकी गिरफ्तारी की गई है। 48 लाख रुपए जो है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसरो के छात्र छात्राओं से और वैज्ञानिकों से मुलाकात की है। बात की जाए, सर आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर आरपी सिंह साहब IIRS के निदेशक तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से मंगलयान में और जिसमें सहज अहमदाबाद में जो आपने अभूतपूर्व कार्य किया है, उसके लिए हम सदैव हृदय से तो उनके आभारी हैं ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साइंटिफिक लीडरशिप दी है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस
कार्यक्रम के लिए। हमारे साथ डीआरडीओ के जो बहुत प्रमुख और विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य में देहरादून देखिए कि जहां हमारे IRDE के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ में डील के डायरेक्टर हैं, जहां डीआरडीओ के प्रमुख संयंत्र और उसका निर्माण यहां होता है। इसी तरह से ITM जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है मसूरी में, उसके निदेशक यहां पर हैं। इसी तरह से खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।